गांव में एक दिन बड़ा झगड़ा हो गया। दो आदमी करीम और फकीर दोनों मुल्ला नसीरुद्दीन के पास भागे भागे आए। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, मानो अभी लड़ाई शुरू हो जाएगी। गांव वाले भी तमाशा देखने जुट गए। करीम ने गुस्से में कहा, मुल्ला जी, यह आदमी मेरा पैसा हड़प कर गया है। मैंने इसे सोने का एक सिक्का उधार दिया था और अब यह मान ही नहीं रहा। फकीर ने तुरंत जवाब दिया, अरे झूठ बोल रहा है मुल्ला जी, मैंने तो इसे कभी कोई सिक्का लिया ही नहीं। अब सारा गांव अचरज में पड़ गया, आखिर कौन सच बोल रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा, सोचा, फिर अपनी टोपी सीधी की और बड़ी गंभीरता से बोले, इसका फैसला मैं करूंगा, लेकिन शांति से बैठो। गांव वाले सांस रोक कर देखने लगे कि अब क्या होगा। मुल्ला ने करीम से पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? करीम सिर झुकाकर बोला, नहीं मुल्ला जी, गवाह तो कोई नहीं, लेकिन मैंने इसे अपने बाग में सिक्का दिया था। पेड़ भी गवाह है। अब गांव वाले हंस पड़े, अरे पेड़ गवाही देगा क्या? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है, जाओ उस पेड़ को बुलाकर लाओ। गांव वाले और जोर से हंस पड़े। करीम परेशान हो गया, मुल्ला जी, भला पेड़ कैसे आएगा? मुल्ला बोले, अगर पेड़ देख रहा था तो उसे सच सच बताना चाहिए। जाओ और पूछ कर आओ। करीम बेचारा क्या करता, वह चला गया। इधर मुल्ला ने फकीर की तरफ देखा, जो अब घबराने लगा था। मुल्ला ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तो फकीर बताओ, करीम को वापस आने में कितना समय लगेगा? फकीर झट से बोल पड़ा, मुल्ला जी, ज्यादा नहीं, बस आधे घंटे में लौट आएगा। गांव वाले चौंक गए। करीम तो गया था दूर वाले बाग में, लेकिन फकीर को कैसे पता कि उसे आने में आधे घंटे लगेंगे। मुल्ला ने ठहाका लगाया और बोले, तो अब मान गए ना? फकीर को पता था कि सिक्का उसी बाग में दिया गया था, वरना इसे यह कैसे पता होता कि करीम को वापस आने में आधे घंटे लगेंगे। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। फकीर शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और सिक्का वापस कर दिया। मुल्ला ने इंसाफ कर दिया था और पूरा गांव उनकी अक्लमंदी की तारीफ करने लगा। कहानी 2। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने चबूतरे पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे कि अचानक उनके पास एक युवक आया। वह अधीरता से बोला, गुरुजी, मुझे आपके जैसा बुद्धिमान बना दो। मुल्ला ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से पूछा, क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? युवक ने सिर हिलाया, बिल्कुल, लेकिन मुझे जल्द ही सब कुछ आना चाहिए। मुल्ला मुस्कुराए। एक ऐसा शिष्य जो सीखने के पहले ही धैर्य खो रहा था, यह तो बड़ा मजेदार मामला था। उन्होंने युवक की परीक्षा लेने की सोची। पहला पाठ। मुल्ला ने उसे गांव के कुएं के पास ले जाकर कहा, इस कुएं में जो दिखेगा वही सच्चाई होगी, झांक कर देखो। युवक ने उत्सुकता से झांका और बोला, गुरुजी, इसमें सिर्फ मेरा ही प्रतिबिंब दिख रहा है। मुल्ला ने सिर हिलाया, तो यही सत्य है, तुम जो देखना चाहते हो वही सत्य बन जाता है। युवक ने माथा खुजलाया, पर गुरुजी, पानी तो कुछ और दिखा भी सकता है। मुल्ला मुस्कुराए, बिल्कुल, अब इस पत्थर को पानी में फेंको। जैसे ही युवक ने पत्थर फेंका, पानी में लहरें उठ गईं। प्रतिबिंब हिलने लगा। अब बताओ, क्या सत्य बदल गया? मुल्ला ने पूछा। युवक असमंजस में पड़ गया। तो क्या सत्य कभी स्थिर नहीं होता? मुल्ला ने ठहाका लगाया, बिल्कुल। अब चलो दूसरा पाठ देते हैं। दूसरा पाठ। मुल्ला उसे अपने घर के अंदर ले गए और बोले, इस कमरे में सिर्फ बुद्धिमान लोग ही घुस सकते हैं। तुम बुद्धिमान हो न? युवक ने गर्व से कहा, बिल्कुल। देखिए, मैं अंदर जा रहा हूं।
जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, मुल्ला ने दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। युवक चिल्लाया, गुरुजी, यह क्या मजाक है? मुल्ला बाहर से बोले, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो इस कमरे से बाहर निकल कर दिखाओ। युवक ने खिड़की देखी बंद, छत देखी ऊंची। कुछ समझ नहीं आया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, गुरुजी खोलिए। मुल्ला हंसते हुए बोले, बुद्धिमान वह होता है जो सीखने की लालसा रखे, लेकिन जो खुद को पहले से ही बुद्धिमान माने वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। युवक सोच में पड़ गया। तो क्या मैं मूर्ख हूं? मुल्ला बोले, यह उत्तर भी तुम्हें खुद ही खोजना होगा। लेकिन असली सवाल? युवक ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, गुरुजी, मुझे अब समझ आ गया। मुल्ला ने पूछा, क्या समझ में आया? युवक मुस्कुराया और कहा, सत्य वह नहीं होता जो हम देखना चाहते हैं, बल्कि वह होता है जो हमें देखने से रोका जाता है। मुल्ला ने आंखें संकरी की और धीरे से बोले, अगर तुमने यह समझ लिया तो अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इस बार परीक्षा मेरे नहीं, राजा के दरबार में होगी। राजा का दरबार? मगर वहां मेरा क्या काम? युवक ने घबराकर पूछा। मुल्ला हंसकर बोले, क्योंकि वहां तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि एक गलत मुकदमा भी बुद्धिमानी से जीता जा सकता है। क्या मुल्ला और उनका शिष्य राजा के दरबार में जीत पाएंगे? कौन सा मुकदमा है जो चतुराई से जीता जाएगा? जानने के लिए अगली कहानी सही जवाब या चालाकी में देखिए। प्रश्न उठता है, क्या न्याय हमेशा सच्चाई के आधार पर होता है या फिर उसे बुद्धिमानी से भी जीता जा सकता है? जब राजा के दरबार में एक ऐसा मुकदमा आया जिसे कोई नहीं जीत सकता था, तब मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने शिष्य को वह सिखाया जिसे कोई किताब नहीं सिखा सकती। शहर में हल्ला मच गया था। बाजार में चर्चा थी कि राजा के दरबार में एक ऐसा मुकदमा आया है जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन है। खुद राजा भी सोच में पड़ गए थे। मुल्ला नसीरुद्दीन के शिष्य को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उसने मुल्ला से पूछा, गुरुजी, ऐसा कौन सा मुकदमा है जिसे राजा भी हल नहीं कर पा रहे? मुल्ला मुस्कुराए, आओ देखते हैं। पर याद रखना, इस बार मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। तुम्हें खुद को बुद्धिमान साबित करना होगा। शिष्य हड़बड़ा गया, पर अब पीछे हटना भी नामुमकिन था। दरबार में एक अनोखा मामला पेश किया गया। दो व्यापारी एक ऊंट को लेकर झगड़ रहे थे। पहला व्यापारी चिल्लाया, महाराज, यह ऊंट मेरा है। मैंने इसे सालों तक पाला है। दूसरा व्यापारी बोला, नहीं, यह मेरा ऊंट है। मैंने इसे खरीदा था, लेकिन यह कुछ समय के लिए भटक गया था। राजा सोच में पड़ गए। दोनों के पास ऊंट का कोई ठोस सबूत नहीं था और गवाह भी कुछ खास नहीं कह पा रहे थे। मुल्ला ने अपने शिष्य की ओर देखा और धीरे से कहा, अब समय आ गया है। यह मुकदमा तुम्हें जीतना होगा। शिष्य हड़बड़ा गया, लेकिन गुरुजी, मैं क्या करूं? मुल्ला मुस्कुराए, बस बुद्धिमानी से सोचो। शिष्य आगे बढ़ा और राजा से बोला, महाराज, यह मामला कठिन है, लेकिन समाधान संभव है। राजा ने कहा, अगर तुम इस मामले को हल कर सकते हो तो तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा, पर अगर असफल हुए तो तुम्हें दरबार से बाहर निकाल दिया जाएगा। शिष्य ने गहरी सांस ली और ऊंट को ध्यान से देखा। फिर दोनों व्यापारियों की ओर मुड़ा और बोला, अगर यह ऊंट तुम्हारा है तो इसे नाम से बुलाओ। पहला व्यापारी बोला, आजा मेरे शेरू। दूसरा व्यापारी चिल्लाया, इधर आओ राजा। लेकिन ऊंट टस से मस नहीं हुआ। शिष्य ने आंखें बंद की, फिर अचानक ऊंची आवाज में जमीन पर हाथ पटकते हुए ऊंट के कान के पास फुसफुसाया, तेरा असली मालिक कौन है?
जैसे ही उसने यह कहा, ऊंट झट से एक व्यापारी की ओर दौड़ पड़ा। राजा और दरबार में बैठे लोग चौंक गए। राजा ने पूछा, यह कैसे हुआ? शिष्य मुस्कुराया, महाराज, जानवर शब्दों से नहीं, भावनाओं से पहचानते हैं। यह ऊंट उसी की ओर भागा जिसके साथ उसने सबसे अधिक समय बिताया होगा। राजा प्रभावित हुए। उन्होंने शिष्य की ओर देखा और कहा, आज से तुम मेरे दरबार के सबसे बुद्धिमान लोगों में गिने जाओगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हल्की मुस्कान के साथ ताली बजाई। बुद्धिमत्ता सिर्फ किताबों से नहीं आती, बल्कि अनुभव से भी आती है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। राजा ने शिष्य को पुरस्कार देने का आदेश दिया, लेकिन तभी दरबार में एक नया केस आया। इस बार मामला और भी पेचीदा था, क्योंकि इसमें खुद मुल्ला नसीरुद्दीन फंस चुके थे। क्या मुल्ला नसीरुद्दीन किसी चाल में फंस गए हैं, या फिर यह उनकी कोई नई योजना है? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, बुद्धिमान राजा या चालाक मुल्ला, जहां दरबार में असली दिमागी जंग होगी। प्रश्न उठता है, जब दो चतुर दिमाग आमने सामने हो तो जीत किसकी होगी? क्या बुद्धिमानी हमेशा सत्य की ओर होती है, या चालाकी से भी कोई सच्चाई बदल सकता है? जब राजा और मुल्ला नसीरुद्दीन के बीच एक अनोखी दिमागी जंग हुई तो पूरा दरबार देखता रह गया। राजा का दरबार हमेशा बुद्धिमान लोगों के लिए खुला रहता था, लेकिन आज का दिन अलग था। राजा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज मैं अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की परीक्षा लेने वाला हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी को पता था कि राजा का इशारा किसकी ओर है, मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं हमेशा नई परीक्षाओं के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बार शर्त क्या होगी? राजा ने आंखें संकरी कीं और बोले, अगर तुम इस परीक्षा में हार गए तो तुम्हें सरेआम यह स्वीकार करना होगा कि मैं तुमसे अधिक बुद्धिमान हूं। मुल्ला ने ठहाका लगाया, और अगर मैं जीत गया? राजा थोड़ा झेंप गए, लेकिन फिर बोले, तो मैं खुद मान लूंगा कि तुम मुझसे अधिक चतुर हो। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह मुकाबला देखने लायक होने वाला था। राजा ने अपनी परीक्षा शुरू की। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो मेरे 3 सवालों के जवाब दो। मुल्ला मुस्कुराए, पूछिए महाराज। पहला सवाल। राजा बोले, इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चीज बिकती है? मुल्ला बिना समय गवाए बोले, महाराज, सबसे ज्यादा बिकती है बेवकूफी, क्योंकि समझदार आदमी सोचता है और मूर्ख तुरंत खरीद लेता है। दरबारियों ने ठहाका लगाया। राजा भी मुस्कुराए। दूसरा सवाल। राजा ने अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा सच है जिसे कोई देख नहीं सकता? मुल्ला ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, महाराज, यह वही है जो हर इंसान अपनी आंखों के ठीक सामने रखता है, अपनी खुद की गलतियां। राजा ने हामी भरी। अब तीसरा सवाल सबसे कठिन था। तीसरा सवाल। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, अगर मैं कहूं कि मेरा घोड़ा आज रात हवा में उड़ सकता है तो तुम इसे कैसे गलत साबित करोगे? मुल्ला मुस्कुराए, महाराज, अगर आप कहते हैं कि आपका घोड़ा उड़ सकता है तो मैं क्यों गलत साबित करूं? मैं तो कल सुबह देखूंगा। अगर उड़ा तो देख लूंगा, नहीं उड़ा तो दुनिया खुद समझ जाएगी। दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। राजा ने दांत पीसे। मुल्ला अब तक तीनों सवालों में जीत चुके थे, लेकिन राजा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। राजा का आखिरी दांव। राजा ने अब अपनी सबसे कठिन चाल चली। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में सबसे चतुर हो तो मेरे इस मुहर लगे डिब्बे में क्या है, बताओ। मुल्ला ने डिब्बे को ध्यान से देखा। बाहर से कुछ पता नहीं चल रहा था।
उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर गंभीर आवाज में बोले, महाराज, मैं कह सकता हूं कि इसमें एक बहुत ही मूल्यवान चीज है। राजा मुस्कुराए, अगर तुमने गलत कहा तो मैं तुम्हें मूर्ख घोषित कर दूंगा। मुल्ला ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, यह डिब्बा बंद है। यानी अभी तक इसकी असली सच्चाई कोई नहीं जानता, यहां तक कि आप भी नहीं। अब अगर इसमें कुछ भी रखा है तो यह मेरे कहने से नहीं बदलेगा, और अगर कुछ नहीं रखा तो आप ही मूर्ख साबित होंगे। राजा एक पल के लिए चुप हो गए। फिर मुस्कुराते हुए बोले, मुल्ला, तुमने मुझे फिर से हरा दिया। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन खेल अभी बाकी था। राजा ने ठहाका लगाते हुए कहा, मुल्ला, तुमने मुझे बुद्धिमानी में मात दे दी। लेकिन अगर तुम इतने चतुर हो तो एक आखिरी चुनौती लो। मुल्ला ने आंखें संकरी की। कैसी चुनौती महाराज? राजा बोले, इस बार एक मामला ऐसा है जहां न्याय नहीं बल्कि चालाकी से ही सच्चाई सामने आएगी। अगर तुम इसे हल कर पाए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम इस राज्य के सबसे तेज दिमाग वाले व्यक्ति हो। मुल्ला मुस्कुराए, क्या यह चुनौती मेरे लिए होगी या मेरे शिष्य के लिए? राजा ने आंखों में चमक के साथ कहा, इस बार परीक्षा तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे शिष्य की होगी। मुल्ला ने गर्दन मोड़ी और अपने शिष्य की ओर देखा, जो अब तक घबराकर उनकी बातें सुन रहा था। क्या मुल्ला का शिष्य इस नई चुनौती को पार कर पाएगा? यह परीक्षा क्या होगी और क्या यह चालाकी से जीती जा सकती है? जानने के लिए अगली कहानी, सपनों की सजा में देखिए। प्रश्न उठता है, क्या सपने भी अपराध हो सकते हैं? अगर हाँ, तो किसे सजा दी जानी चाहिए, सपना देखने वाले को या सपना आने देने वाले को? जब राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन के शिष्य को एक असंभव चुनौती दी तो दरबार में ऐसा न्याय हुआ जिसे देखकर सभी दंग रह गए। राजा मुस्कुराए और बोले, मुल्ला, इस बार तुम्हारे शिष्य को अपना हुनर साबित करना होगा। मुल्ला ने अपने शिष्य की ओर देखा, जो पहले से ही पसीना पसीना था। राजा ने दरबार के एक पहरेदार को इशारा किया। वह आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मेरे पड़ोसी ने मुझसे चोरी की है। राजा ने पूछा, क्या सबूत है? पहरेदार ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मैंने रात को सपना देखा कि उसने मेरे घर से सोने की मुद्राएं चुराई हैं। दरबार में खुसर फुसर होने लगी। राजा ने मुल्ला के शिष्य की ओर देखा और बोले, अब तुम्हें न्याय करना होगा। बताओ, क्या यह व्यक्ति दोषी है? शिष्य की परीक्षा। शिष्य के चेहरे पर घबराहट थी। उसने मुल्ला की ओर देखा, लेकिन मुल्ला शांत बैठे रहे। शिष्य ने गहरी सांस ली और सोचा, अगर मैं कहूं कि वह दोषी नहीं है तो पहरेदार नाराज होगा। अगर कहूं कि वह दोषी है तो फिर कोई भी किसी पर सपने के आधार पर आरोप लगा सकता है। कुछ क्षणों बाद शिष्य मुस्कुराया। उसने राजा से कहा, महाराज, अगर यह व्यक्ति दोषी है क्योंकि पहरेदार ने उसके बारे में सपना देखा, तो फिर पहरेदार भी दोषी है। राजा ने भौहें चढ़ाई। कैसे? शिष्य बोला, क्योंकि अगर किसी को उसके सपने के आधार पर सजा दी जा सकती है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यानी पहरेदार ने सपना देखकर खुद ही अपराध कर दिया। दरबार सन्न रह गया। राजा हंस पड़े, मुल्ला, तुम्हारा शिष्य सच में काबिल है। अंतिम जीत। राजा ने आदेश दिया, सपनों के आधार पर कोई दोषी नहीं हो सकता। इसलिए यह मामला यहीं समाप्त होता है। मुल्ला ने अपने शिष्य की पीठ थपथपाई और बोले, बुद्धिमत्ता यह नहीं कि तुम सब कुछ जानते हो, बल्कि यह है कि तुम हालात को सही तरीके से समझ सको। राजा ने हामी भरी और मुल्ला से कहा, तुमने मुझे कई बार हराया है,
लेकिन मैं यह मानने को तैयार हूं, तुम्हारी बुद्धिमानी इस राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। दरबार तालियों की गूंज से भर गया। पर आखिरी सवाल अब भी बाकी है। जब मुल्ला अपने शिष्य के साथ दरबार से बाहर निकले तो शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या न्याय हमेशा चालाकी से जीता जा सकता है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, न्याय हमेशा सत्य पर टिका होता है, लेकिन सत्य को देखने के लिए कभी कभी आंखें नहीं बल्कि दिमाग खोलना पड़ता है। कहानी 3। एक दिन की बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे को लेकर बाजार जा पहुंचे। गर्मी इतनी तेज थी कि सूरज जैसे आग बरसा रहा था। लेकिन मुल्ला का इरादा पक्का था, आज तो इस गधे को अच्छे दाम में बेचना ही है। बाजार में तरह तरह के सौदागर और खरीददार खड़े थे। कोई ऊंट खरीद रहा था, कोई मसाले तो कोई घोड़ा। लेकिन मुल्ला के गधे की चमक कुछ अलग ही थी, दुबला-पतला मगर चाल में शान। मुल्ला ने अपनी खास मुस्कान के साथ ऐलान किया, भाइयों और बहनों, यह कोई मामूली गधा नहीं है। यह तो वह गधा है जिसने मुझ जैसे अक्लमंद को भी कई बार धोखा दिया है। सोचिए, जब यह मुझे मात दे सकता है तो दूसरों को कितना काम का होगा। लोग हंस पड़े। मगर तभी एक अमीर सौदागर आगे आया और बोला, गधा तो बढ़िया लग रहा है, मगर क्या यह सस्ते में मिलेगा? मुल्ला ने दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, सस्ते में? अरे जनाब, इसका तो नाम ही है मालिक से भी ज्यादा अक्लमंद। इसका दिमाग आपके नौकरों से ज्यादा तेज चलता है। लेकिन एक बात है, अगर आप इसे खरीदते हैं तो इसकी परछाई मेरी रहेगी। सौदागर भौंचक्का रह गया। परछाई? यह क्या मजाक है? मुल्ला गंभीरता से बोले, मजाक नहीं जनाब। गधा आपका मगर परछाई मेरी। बाजार में हलचल मच गई। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ सोच में पड़ गए। आखिरकार सौदागर को लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं, चलो ठीक है। गधा मेरा, परछाई तुम्हारी। सौदा हो गया। मुल्ला ने पैसे लिए और सौदागर गधे को लेकर चल दिया। लेकिन जैसे ही वो गधे को लेकर अपनी हवेली पहुंचा, मुल्ला दरवाजे पर जा धमके, ठहरो, तुमने मेरी परछाई पर कदम रखा। यह तो मेरा हक है। सौदागर चौंक गया। अरे, अब क्या नया झंझट है? मुल्ला बोले, परछाई मेरी है और तुम्हारा गधा मेरी परछाई में खड़ा है। अगर गधा तुम्हारा है तो इसका किराया मुझे देना होगा। अब तो सौदागर माथा पकड़कर बैठ गया। तो अब मैं अपनी ही हवेली में गधे को नहीं बांध सकता। मुल्ला मुस्कराए, बिल्कुल बांध सकते हो, मगर जब तक मेरी परछाई गधे पर पड़ती रहेगी तुम्हें किराया देना होगा। बात फैल गई। लोग हंसने लगे। सौदागर परेशान हो गया, मगर बाजार में सभी को अब परछाई की कीमत समझ में आने लगी। एक व्यापारी ने तो यहां तक कह दिया, अगर परछाई इतनी कीमती है तो क्या इसका भी सौदा हो सकता है? अब मुल्ला की आंखें चमक उठीं। पर क्या मुल्ला परछाई को बेच पाएंगे? या यह सौदा उनके लिए मुसीबत बन जाएगा? और इस सब का उनकी शादी से क्या लेना देना है? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला नसीरुद्दीन की अनोखी शादी हायाना। क्या आपने कभी ऐसा सौदा सुना है जहां शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि उसकी परछाई से हो रही हो? अगर नहीं तो यह कहानी आपके लिए ही है। बाजार में हलचल मची थी। हर कोई मुल्ला नसीरुद्दीन के अनोखे सौदे की चर्चा कर रहा था। गधा बिका पर परछाई नहीं, और अब परछाई का किराया भी वसूला जा रहा था। धीरे धीरे बात शहर के सबसे अमीर और चालाक व्यापारी सेठ जलालुद्दीन तक पहुंची। सेठ के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर उसकी एक बड़ी चिंता थी, उसकी बेटी की शादी।
बेटी थी बेहद सुंदर, बुद्धिमान भी, मगर किसी भी अमीर नवाब या व्यापारी से शादी करने को तैयार नहीं थी। जब भी कोई रिश्ता आता, वह कहती, मुझे ऐसा पति चाहिए जो दौलत से नहीं, अक्ल से जीते। अब सेठ जलालुद्दीन ने जब मुल्ला की कारस्तानी सुनी तो उसे लगा कि यह आदमी बाकी सबसे अलग है। जो आदमी गधे की परछाई तक बेच सकता है, वो मेरी बेटी की जिंदगी संभाल सकता है। बस उसने मुल्ला को अपने हवेली बुलाया। मुल्ला बड़े ठाठ से पहुंचे। सेठ जलालुद्दीन ने आदर से बिठाया और कहा, मुल्ला जी, आप बहुत चतुर इंसान हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे दामाद बने। बात सुनते ही मुल्ला ने चाय का घूंट लिया और बड़े सोचते हुए बोले, अजी, यह तो बहुत गंभीर मामला है। शादी कोई परछाई नहीं जो बेच दी जाए। सेठ हंसा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी ने खुद कहा है कि वह ऐसे इंसान से शादी करेगी जो दुनिया को अपनी अक्ल से हरा सके। और आपसे ज्यादा होशियार भला कौन? मुल्ला थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर बोले, अच्छा, शादी की बात तो मान ली, मगर यह बताइए, दहेज में क्या मिलेगा? अब यह सुनते ही सेठ थोड़ा मुस्कराया और बोला, मेरी बेटी की खुशियों के अलावा आपको मेरी पूरी दौलत भी मिलेगी। मुल्ला ने दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, अरे वाह, पर यह कैसे तय होगा कि शादी के बाद दौलत मेरी ही रहेगी? सेठ ने जवाब दिया, वादा करता हूं, यह दौलत आपकी होगी। अब मुल्ला ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और बोले, ठीक है, मगर शादी से पहले मैं एक शर्त रखूंगा। अगर आपकी बेटी मेरी शर्त मान गई तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। सेठ जलालुद्दीन और उसकी बेटी ने एक दूसरे को देखा। लड़की मुस्कराई और बोली, क्या शर्त है मुल्ला? मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए जवाब दिया, वह तो शादी वाले दिन ही बताऊंगा। अगर तुमने शर्त मान ली तो निकाह होगा, वरना यह दहेज भी मेरे काम का नहीं। अब बाजार में हर किसी को यह शादी देखने की जल्दी थी, मगर सवाल ये था, आखिर वह शर्त क्या थी? और क्या यह शादी वाकई होगी या कुछ ऐसा होगा जो सबको चौंका देगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग, निकाह के दिन का रहस्य, मुल्ला की अनसुनी शर्त। कभी सुना है कि शादी से ठीक पहले दूल्हा ऐसी शर्त रख दे जिसे सुनकर पूरा शहर हैरान रह जाए। ऐसा ही कुछ हुआ था जब मुल्ला नसीरुद्दीन की शादी तय हुई। पर सवाल ये है, क्या शादी होगी या फिर ये निकाह एक नई मुसीबत बन जाएगा? पूरा शहर इस अनोखी शादी को देखने के लिए बेचैन था। आखिरकार मुल्ला नसीरुद्दीन जैसा होशियार आदमी शादी कर रहा था, और वह भी किसी आम लड़की से नहीं, बल्कि सेठ जलालुद्दीन की इकलौती बेटी से। निकाह का दिन आ गया। हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। बड़ी बड़ी हस्तियां जमा थीं। सेठ जलालुद्दीन ने खास इंतजाम करवाया था, नाच गाना, शाही पकवान और एक शानदार दहेज। मुल्ला एक शानदार पोशाक में आए, लेकिन उनके चेहरे पर वही पुरानी रहस्यमयी मुस्कान थी। सबको लग रहा था कि अब बस काजी साहब आएंगे और निकाह पढ़ाया जाएगा। लेकिन तभी मुल्ला खड़े हुए और बोले, निकाह से पहले मेरी एक शर्त थी, याद है? पूरी महफिल सन्नाटे में आ गई। अरे हाँ, पर वह शर्त है क्या? मुल्ला ने धीरे से मुस्कराते हुए कहा, शर्त यह है कि शादी के बाद मेरी दुल्हन मेरे घर नहीं जाएगी। अब तो हड़कंप मच गया। सेठ जलालुद्दीन का मुंह खुला का खुला रह गया। लोग फुसफुसाने लगे, ये क्या कह रहे हैं मुल्ला? सेठ ने गुस्से में कहा, मगर क्यों? शादी के बाद दूल्हा दुल्हन एक साथ रहते हैं। मुल्ला बोले, बिल्कुल, लेकिन मेरी बीवी मेरी रहेगी, आपके घर में नहीं। परछाई बेच सकता हूं, मगर अपना हक नहीं।
लड़की ने चुपचाप सुना, फिर हंसते हुए बोली, अगर मेरी शादी आपसे हो रही है तो फिर मेरे रहने का फैसला भी मेरा होगा। मुल्ला ने आंखें चमकाते हुए कहा, वाह, तो क्या तुम भी कोई शर्त रखना चाहती हो? लड़की मुस्कराई, हाँ, अगर शादी करनी है तो आपको मेरी भी एक शर्त माननी होगी। अब सबकी उत्सुकता बढ़ गई। आखिर ये कौन सी शर्त है? मुल्ला ने सिर झुका लिया और कहा, जो भी शर्त हो मुझे कबूल है। लड़की ने हल्के से कहा, तो फिर सुन लीजिए। पर क्या थी वह शर्त जो खुद मुल्ला को भी उलझन में डाल सकती थी? और क्या यह शादी होगी या फिर मुल्ला अपनी ही चाल में फंस जाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला की सबसे मुश्किल परीक्षा। कभी सोचा है कि चतुर मुल्ला नसीरुद्दीन भी किसी की शर्त में फंस सकते हैं? और वो भी अपनी ही शादी के दिन। सवाल ये था, क्या शादी होगी या फिर ये निकाह हमेशा के लिए रुक जाएगा? पूरी महफिल खामोश थी। सबकी नजरें सेठ जलालुद्दीन की बेटी पर टिकी थीं, जिसने अभी अभी मुल्ला के सामने अपनी शर्त रखने की बात कही थी। मुल्ला पहली बार थोड़ा घबरा गए, मगर चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी। लड़की ने धीरे से कहा, अगर शादी करनी है तो आपको 1 साल तक गधे पर बैठकर ही रहना होगा। सोना, खाना, घूमना, सब कुछ गधे पर। अब यह सुनते ही महफिल ठहाकों से गूंज उठी। अरे, यह कैसी शर्त है? मुल्ला भी पहली बार चुप हो गए। उन्होंने दाढ़ी खुजलाई, फिर गधे की तरफ देखा। बेचारा गधा भी ऐसा देख रहा था मानो कह रहा हो, अबे, इसमें मेरा क्या कसूर? सेठ जलालुद्दीन जोर से हंसे, अब बोलो मुल्ला, मानते हो यह शर्त? मुल्ला सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने चारों तरफ देखा। महफिल में बैठे लोगों की आंखों में मजाक झलक रहा था। तभी मुल्ला ने एक लंबी सांस ली और बोले, अगर यह शर्त मेरी होने वाली बीवी की है तो मैं इसे कबूल करता हूं। अब सब लोग चौंक गए। अरे, मुल्ला यह शर्त मान भी गए? मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ, लेकिन मेरी भी एक आखिरी शर्त है। सेठ ने माथा पकड़ा, अब क्या नया मोड़ आ गया? मुल्ला ने धीरे से कहा, अगर मैं 1 साल तक गधे पर ही रहूंगा तो मेरी बीवी भी पूरे 1 साल तक मेरी परछाई से बाहर नहीं जाएगी। लड़की मुस्कराई, यानी? मुल्ला ने मजाकिया अंदाज में कहा, मतलब जब तक मैं गधे पर बैठा रहूंगा तुम्हें मेरी परछाई में ही रहना होगा। जहां मैं वहां मेरी परछाई और वहीं तुम। लड़की समझ गई कि यह भी एक तरह की परीक्षा थी। उसने हंसते हुए कहा, अगर तुम 1 साल तक गधे पर रह सकते हो तो मैं भी 1 साल तक तुम्हारी परछाई बन सकती हूं। महफिल में तालियां बज उठीं। निकाह पढ़ा गया। शादी हुई। और मुल्ला की चतुराई ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। कहते हैं कि शादी के बाद मुल्ला वाकई 1 साल तक गधे पर बैठे रहे, मगर सिर्फ नाम के लिए। असल में वह अपने घर के आंगन में एक ऊंचे तख्त पर बैठते और गधा नीचे रहता। इस तरह वह अपनी शर्त भी निभा रहे थे और आराम भी कर रहे थे। और हाँ, उनकी बीवी भी वादे के मुताबिक 1 साल तक उनकी परछाई बनकर रही, जहां मुल्ला वहां वो। तो दोस्तों, अक्लमंदी से हर मुश्किल हल हो सकती है, चाहे वो गधे की परछाई बेचनी हो या शादी की शर्त जीतनी हो। अब सोचिए, अगर आपकी शादी में ऐसी शर्त रख दी जाए तो क्या करेंगे? कहानी 4। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने बेटे के साथ बाजार जा रहे थे। उनके पास एक गधा था। सूरज की गर्मी तेज थी, पसीना बह रहा था और रास्ता लंबा था। मुल्ला ने सोचा, गधा है तो इस पर बैठा जाए। पहला मोड़, गांव वालों की पहली आलोचना। मुल्ला गधे पर बैठे और उनका बेटा पैदल चलने लगा।
जैसे ही वे गांव के चौक से गुजरे, कुछ लोगों ने देखा और कानाफूसी शुरू हो गई। कैसा निर्दयी बाप है, खुद गधे पर बैठा है और मासूम बच्चे को पैदल चला रहा है। मुल्ला ने यह सुना और सोचा, शायद ये सही कह रहे हैं। उन्होंने तुरंत गधे से उतरकर बेटे को बिठा दिया और खुद पैदल चलने लगे। दूसरा मोड़। थोड़ा आगे बढ़े तो दूसरे समूह के लोग मिले। उन्होंने भी देखकर तंज कसा। हाय हाय, कैसा नालायक बेटा है, खुद मजे से गधे पर बैठा है और बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। मुल्ला फिर सोच में पड़ गए। बात तो सही है। अच्छा, इस समस्या का एक और हल निकालते हैं। तीसरा मोड़। अब मुल्ला और उनका बेटा दोनों गधे पर बैठ गए। कुछ दूर चलने के बाद कुछ और गांव वाले मिले। उन्होंने दयनीय भाव से सिर हिलाते हुए कहा, बेचारा गधा, दो दो मोटे आदमी इसकी पीठ पर बैठकर इसे मार ही डालेंगे। कितना निर्दयी व्यवहार है। मुल्ला को फिर लगा, अरे यह भी गलत हो गया। चौथा मोड़। अब मुल्ला और उनका बेटा गधे से उतर गए और गधे को कंधों पर उठाकर चलने लगे। हाँ, गधा अब इंसानों से सवारी करवा रहा था। बाजार में घुसते ही यह दृश्य देखकर लोग हंस हंसकर लोटपोट हो गए। अरे, दुनिया में पहली बार देखा कि इंसान गधे को उठा रहा है। ये कौन मूर्ख लोग हैं। मुल्ला की सीख और अनोखी हंसी। मुल्ला मुस्कुराए और बेटे से कहा, देखा, दुनिया का मुंह बंद करना असंभव है। लोग हर हाल में कुछ न कुछ कहेंगे, इसलिए हमें वही करना चाहिए जो हमें सही लगे। लोगों को यह सुनकर हंसी भी आई और सीख भी मिली। लेकिन तभी अचानक बाजार में हलचल मच गई। एक अमीर सेठ का झगड़ा हो रहा था। भीड़ इकट्ठा हो गई। सेठ जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मुल्ला ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज देखते हैं कि सच में न्याय क्या होता है। लेकिन क्या मुल्ला नसीरुद्दीन इस झगड़े को सुलझा पाएंगे? क्या उनका फैसला सबको चौंका देगा? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, मुल्ला नसीरुद्दीन का न्याय। अगर दो लोग आपस में झगड़ रहे हों तो सही और गलत का फैसला कौन करेगा? क्या हमेशा सच वही होता है जो दिखाई देता है? बाजार के बीचों बीच कोहराम मचा था। एक अमीर सेठ लाल चेहरे से गुस्से में कांप रहा था, जबकि सामने एक गरीब आदमी डरासमा खड़ा था। सेठ चीखा, यह धोखेबाज है, इसने मुझसे कर्ज लिया और अब इनकार कर रहा है। गरीब कांपते हुए बोला, नहीं हुजूर, मैंने कोई कर्ज नहीं लिया। झूठी बातें मत कहिए। लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। हर कोई देखना चाहता था कि इस झगड़े का क्या होगा। तभी किसी ने कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाओ, वो सबसे न्यायप्रिय हैं। मुल्ला, जो अब तक मुस्कुराकर यह सब देख रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, तो मामला यह है कि सेठ साहब का दावा है कि इस आदमी ने उनसे पैसे उधार लिए, लेकिन यह इनकार कर रहा है। दोनों ने हामी भरी। मुल्ला ने भीड़ की ओर देखा और एक रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराए। पहला मोड़, मुल्ला का अजीबोगरीब सवाल। मुल्ला ने गरीब आदमी से पूछा, जब तुमने सेठ से कर्ज लिया तब वह किस रंग के कपड़े पहने हुए थे? गरीब सकपका गया, मुझे याद नहीं हुजूर। सेठ को मानो जीत का एहसास हुआ। वह गर्व से बोला, देखा, इसे याद भी नहीं कि उसने मुझसे पैसे लिए थे। भीड़ ने भी गरीब को संदेह भरी नजरों से देखा। दूसरा मोड़, मुल्ला का खेल। मुल्ला ने सेठ से पूछा, और सेठ जी,
जब आपने इसे पैसे दिए थे तब यह क्या पहनकर आया था? सेठ ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, सफेद कुर्ता और नीली पगड़ी। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अच्छा, और वह कब आया था? सेठ बोला, लगभग 2 महीने पहले। मुल्ला ने गरीब की ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम सच में इस दिन सेठ से मिलने गए थे? गरीब ने सिर हिलाया, हुजूर, मैं उस दिन बीमार था और अपने घर से बाहर भी नहीं निकला था। मुल्ला का फैसला और भीड़ की चौंकाने वाली प्रतिक्रिया। मुल्ला ने भीड़ की ओर मुड़कर ऐलान किया, यह झगड़ा अब खत्म हुआ। सेठ साहब झूठ बोल रहे हैं। लोग चौंक गए। पर कैसे? मुल्ला, यह तो सेठ है। इतना अमीर आदमी झूठ क्यों बोलेगा? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, देखो, जब किसी को सच में कोई चीज याद होती है तो इंसान छोटी छोटी बातें भूल सकता है, लेकिन बड़ा दृश्य हमेशा याद रहता है। गरीब को सेठ के कपड़े याद नहीं थे क्योंकि उसने उसे पैसे लिए ही नहीं, लेकिन सेठ को 2 महीने पहले का एक एक रंग याद था क्योंकि उसने ये बातें झूठी बनाई हैं। सेठ का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ बोल न सका। भीड़ ने तालियां बजाईं। गरीब आदमी ने राहत की सांस ली और मुल्ला को धन्यवाद दिया। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। भीड़ में से एक अजनबी आगे बढ़ा और बोला, वाह मुल्ला, न्याय तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन देखना, एक दिन तुम्हें खुद के लिए न्याय मांगना पड़ेगा। मुल्ला ने उसकी आंखों में झांका और हल्की मुस्कान दी। अच्छा, और वह दिन कब आएगा? अजनबी ने रहस्यमय आवाज में कहा, बहुत जल्द, जब तुम पर सबसे बड़ा इल्जाम लगेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? क्या मुल्ला नसीरुद्दीन को भी कभी खुद के लिए न्याय मांगना पड़ेगा? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, जब मुल्ला खुद कटघरे में खड़े हुए। क्या इंसान हमेशा दूसरों के लिए न्याय कर सकता है, लेकिन जब खुद पर इल्जाम लगे तो क्या तब भी वह उतना ही बुद्धिमान रहेगा? क्या सचमुच मुल्ला नसीरुद्दीन दोषी थे या यह किसी चालाकी का खेल था? पिछली कहानी में बाजार में न्याय करके लौटते समय मुल्ला नसीरुद्दीन को एक अजनबी ने रहस्यमय चेतावनी दी थी, एक दिन तुम खुद पर लगे इल्जाम से बच नहीं पाओगे। मुल्ला ने उस समय यह बात हंसी में टाल दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह दिन इतनी जल्दी आने वाला है। पहला मोड़, चोरी का इल्जाम। रात का समय था। चांदनी अपनी चुप्पी बिखेर रही थी। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन सेठ चिल्ला रहा था, मेरी तिजोरी लूट ली गई, मेरी सारी सोने की मोहरें चोरी हो गईं। गांव वाले दौड़कर सेठ के घर पहुंचे। सेठ अपनी टूटी हुई तिजोरी की ओर इशारा करते हुए रोने लगा। यह किसी चालाक आदमी का काम है, कोई ऐसा इंसान जो दिमाग से तेज हो और जिसकी चालें हम सबको समझ न आएं। और फिर अचानक सेठ ने उंगली उठाई। मुझे पता है, यह मुल्ला नसीरुद्दीन का ही काम है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मुल्ला? लेकिन वह तो सबसे न्यायप्रिय आदमी है। न्यायप्रिय? सेठ चिल्लाया, या सबसे चालाक? गांव में किसके पास इतना दिमाग है कि वो बिना किसी को शक हुए चोरी कर सके? ये सिर्फ मुल्ला कर सकते हैं। दूसरा मोड़, मुल्ला का कटघरे में खड़ा होना। सुबह होते ही मुल्ला नसीरुद्दीन को पंचायत में बुलाया गया। गांव के लोग फुसफुसाने लगे। सरपंच बोले, मुल्ला, तुम पर चोरी का इल्जाम है। क्या तुमने सेठ की तिजोरी से सोने की मोहरें चुराई हैं? मुल्ला हंसे, हुजूर, मेरा जवाब सुनने से पहले एक सवाल पूछने दीजिए, जब कोई गधा किसी पर इल्जाम लगाए तो गधे की बात पर यकीन करना चाहिए या नहीं? सेठ गुस्से से उबल पड़ा। मुझे गधा कह रहे हो?
देखो, यही चालाकी है इनकी। खुद को निर्दोष साबित करने के लिए बातें घुमा रहे हैं। भीड़ में कुछ लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। तीसरा मोड़, मुल्ला की अजीब शर्त। मुल्ला ने पंचायत की ओर देखा और कहा, ठीक है, अगर मैं सच में दोषी हूं तो मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक शर्त है। सरपंच, कौन सी शर्त? मुल्ला, गांव के हर आदमी को अलग अलग कमरे में ले जाया जाए और वहां एक सवाल पूछा जाए, तुमने चोरी की? अगर सभी का जवाब नहीं है तो असली चोर वही होगा जिसका जवाब हाँ निकलेगा। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। सरपंच, यह तो सही लगता है। गांव के लोगों को अलग अलग कमरों में ले जाया गया। सबका जवाब नहीं आया। अंत में मुल्ला को अंदर ले जाया गया। पंचायत के लोग रुके। सरपंच ने पूछा, मुल्ला, क्या तुमने सेठ की तिजोरी से सोने की मोहरें चुराई हैं? मुल्ला मुस्कुराए, मैंने उतनी ही चुराई हैं जितनी सेठ ने अपने व्यापार में बेईमानी से कमाई हैं। अचानक बाहर से आवाज आई। भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, रुको, असली चोर मिल गया। लेकिन कौन था असली चोर? क्या मुल्ला सच में निर्दोष थे? और किसने उनके खिलाफ यह चाल चली थी? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, मुल्ला नसीरुद्दीन और असली चोर का पर्दाफाश। क्या हमेशा वही इंसान दोषी होता है जिस पर आरोप लगता है, या फिर असली अपराधी कहीं और छिपा होता है? पिछली कहानी में गांव में चोरी हुई थी और मुल्ला पर आरोप लगा था। पंचायत में पूछताछ के दौरान जब सबने नहीं कहा, तभी बाहर से एक आवाज आई, रुको, असली चोर मिल गया। पहला मोड़, गांव के एक साधारण कपड़े पहने आदमी ने पंचायत में आकर कहा, मैं जानता हूं कि चोर कौन है, लेकिन पहले पंचायत यह बताए कि सेठ की तिजोरी तोड़ने के निशान किस तरह के थे। सरपंच ने सेठ की ओर देखा, हाँ बताओ सेठ, तिजोरी कैसे टूटी थी? सेठ हड़बड़ाया, वो लोहे की छड़ी से तोड़ी गई थी। आदमी मुस्कुराया, बस अब समझो असली चोर पकड़ा गया। दूसरा मोड़, मुल्ला अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोले, हुजूर, यह शख्स सही कह रहा है, और असली चोर खुद सेठ ही है। क्या? सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। मुल्ला ने पंचायत में सभी को संबोधित करते हुए कहा, सोचिए, कोई बाहर का चोर तिजोरी तोड़कर चोरी करता तो उसे कैसे पता होता कि इसमें सोने की मोहरें हैं? और अगर सेठ को यह याद नहीं कि चोरी में कितनी मोहरें गईं, तो उसे यह कैसे पता कि चोरी हुई ही है? गांव वाले हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। और सबसे अहम बात, मुल्ला ने ठहाका लगाया, जो तिजोरी इतनी मजबूत थी कि कोई बाहर का आदमी उसे इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता था, उसे तोड़ने वाला कोई अंदर का ही आदमी होना चाहिए था। तीसरा मोड़, सच यह है कि सेठ ने खुद अपनी तिजोरी तोड़ी और चोरी का नाटक किया ताकि वह अपनी बेईमानी से कमाए हुए पैसे छुपा सके और पंचायत से कुछ और पैसा निकलवा सके। सेठ चिल्लाया, झूठ, तुम सबूत लाओ। मुल्ला ने उस आदमी की ओर देखा जो बाहर से आया था। सबूत? आदमी मुस्कुराया, मैं गांव का लोहार हूं। सेठ ने 2 दिन पहले मुझसे अपनी तिजोरी तोड़ने के लिए वही लोहे की छड़ी खरीदी थी। गांव वाले दंग रह गए। भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ गई। सरपंच गरजे, सेठ, तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है। अब पंचायत तुम्हें दोषी ठहराती है। गांव वालों ने तालियां बजाईं और सेठ ने शर्म से सिर झुका लिया। अंतिम मोड़, मुल्ला का मजेदार जवाब। जब पंचायत खत्म हुई तो एक आदमी ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, जब तुम पर इल्जाम लगा था तब भी तुम परेशान नहीं हुए?
तुम्हें यकीन था कि असली चोर पकड़ा जाएगा? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, भाई, मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है, झूठ और तिजोरी ज्यादा देर तक बंद नहीं रह सकते। गांव हंसी से गूंज उठा और मुल्ला एक और मजेदार सीख देकर अपने रास्ते चल पड़े। कहानी 5। एक दिन एक गरीब आदमी हसन की दुकान के सामने से गुजरा। वहां ताजे पकवानों की खुशबू आ रही थी, गर्मागर्म समोसे, जलेबियां और खुशबूदार बिरयानी। वह बेचारा रुककर कुछ देर तक उस खुशबू को महसूस करता रहा। फिर उसने अपनी जेब से रोटी का टुकड़ा निकाला और दुकान से आ रही खुशबू के साथ उसे खाने लगा। हसन ने यह देखा और तुरंत गुस्से में आ गया। अरे, तुझे शर्म नहीं आती? मेरी दुकान की खुशबू चुराकर खाना खा रहा है। गरीब आदमी चौंक गया, खुशबू भी कोई चोरी की चीज होती है? बिल्कुल, हसन गुर्राया, जिस तरह मेरा खाना महंगा है उसी तरह इसकी खुशबू भी। चलो पैसे निकालो। बेचारा गरीब आदमी कहाँ से पैसे लाता? उसने मिन्नतें की, लेकिन हसन नहीं माना। मामला बढ़ते बढ़ते मुल्ला नसीरुद्दीन तक जा पहुंचा। गांव वाले भी इकट्ठे हो गए थे। सभी जानते थे कि मुल्ला कोई न कोई दिलचस्प हल जरूर निकालेंगे। मुल्ला ने गरीब आदमी से कहा, क्या यह सच है कि तुमने इस दुकान की खुशबू के साथ खाना खाया? गरीब आदमी बोला, हाँ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? मुल्ला ने हसन की तरफ देखा और मुस्कुराए, अगर तुमने खुशबू दी तो तुम्हें इसकी कीमत भी मिलनी चाहिए। हसन खुश हो गया, हाँ हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं। तब मुल्ला ने गरीब आदमी से कहा, अपनी जेब में जो भी पैसे हों निकालो। गरीब आदमी घबराया, लेकिन उसने जेब से 2-3 सिक्के निकालकर मुल्ला के हाथ में रख दिए। मुल्ला ने वे सिक्के अपने हाथ में लिया, उन्हें एक दूसरे से टकराया और उनकी झंझनाहट सुनाई दी। फिर उन्होंने सिक्के वापस गरीब आदमी को दे दिए और बोले, देखो, खुशबू का पैसा खुशबू से चुकता हो गया। हसन को उसके खाने की खुशबू मिली और बदले में उसने सिक्कों की आवाज सुन ली। न्याय पूरा हुआ। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन हसन को अब कोई कुछ नहीं कह सकता था। वह गुस्से से तमतमाया और दुकान के अंदर चला गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह दरबार से एक विशेष संदेश आया। बादशाह ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने महल में बुलाया था। पर सवाल यह था, क्या बादशाह को मुल्ला का यह न्याय पसंद आया या कोई नई मुसीबत उनकी राह देख रही थी? आगे क्या हुआ, जानने के लिए अगली कहानी देखें, जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने बादशाह को हंसाया। जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने बादशाह को हंसाया। क्या हंसी भी किसी की जान बचा सकती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ मजाक के बल पर एक बादशाह के गुस्से को ठंडा कर दे? सुबह होते ही मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी एक शाही सिपाही घोड़े पर सवार वहां पहुंचा। उसने ऊंची आवाज में ऐलान किया, बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है, मुल्ला नसीरुद्दीन को तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। गांव वाले फुसफुसाने लगे, कहीं खुशबू वाले न्याय के कारण बादशाह नाराज तो नहीं हो गए? हो सकता है कि मुल्ला को कोई ऊंचा पद देने वाले हों। लेकिन मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अगर सच्चाई ही मेरी गलती है तो मैं खुशी खुशी उसकी सजा भुगतने को तैयार हूं। जब मुल्ला दरबार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बादशाह बेहद गुस्से में थे। उनकी मूछें तनी हुई थीं, हाथ में चमकती हुई तलवार थी और पूरा दरबार सन्नाटे में डूबा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी आंखों में आंखें डालकर देखे। मुल्ला ने हाथ जोड़कर कहा, सलाम जहांपना। इतनी गर्मी में गुस्सा ठीक नहीं, कहीं आपके चेहरे पर शिकन आ गई तो? बादशाह की भौहें और तन गईं। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े बुद्धिमान हो।
क्या तुम यह भी जानते हो कि आज मैं गुस्से में क्यों हूं? मुल्ला ने चारों ओर देखा। वजीरों के चेहरे पीले पड़े थे, सैनिक बिना पलक झपकाए खड़े थे। फिर उन्होंने कहा, जहां पनाह, आपके दरबार में इतनी शांति क्यों है? यह कोई महल है या कब्रिस्तान? बादशाह का गुस्सा और भड़क गया। मुल्ला, तुम मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय मजाक कर रहे हो। मुल्ला सिर झुकाकर बोले, हुजूर, अगर मेरी जान की कीमत बस एक मजाक है, तो क्या आप एक हंसी देकर मुझे खरीद नहीं सकते? बादशाह को समझ नहीं आया कि मुल्ला क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने तलवार नीचे रखी और बोले, समझाओ। मुल्ला बोले, जहां पनाह, अगर आपके गुस्से से लोगों की मुश्किलें हल हो सकती तो आज तक कोई गरीब, कोई दुखी इंसान नहीं बचता। लेकिन सच्चाई यह है कि गुस्से से सिर्फ डर फैलता है, और डर में कोई भी सही फैसला नहीं ले सकता। बादशाह सोच में पड़ गए। मुल्ला ने आगे कहा, अगर आप मुझे सजा देना ही चाहते हैं तो एक मौका दीजिए, मैं आपको हंसा दूं, और अगर मैं नाकाम रहा तो आप मुझे जो भी दंड देंगे मैं उसे हंसते हंसते स्वीकार करूंगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या यह संभव था? बादशाह, जो इतने गुस्से में थे, हंस सकते थे? बादशाह ने चुनौती स्वीकार कर ली। मुल्ला ने दरबार के बीच में आकर ऐलान किया, जहां पनाह, मैं अभी अभी अपनी बीवी से लड़कर आ रहा हूं। सभी चौंक गए। बादशाह भी हैरान होकर बोले, तो? मुल्ला ने लंबी सांस भरी और बोले, हुजूर, शादी में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हमेशा सही होते हैं और दूसरे होते हैं पति। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कुछ दरबारी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। बादशाह ने भी अपने होंठ दबा लिए। लेकिन मुल्ला यहीं नहीं रुके। एक बार मेरी बीवी ने मुझसे कहा, अगर तुम मुझसे झगड़ा करोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। मैंने कहा, ये लो 10 अशर्फिया, और पूरे साल के लिए एडवांस किराया भी रख लो। अब तो पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। खुद बादशाह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर जोर से हंसने लगे। बादशाह बोले, मुल्ला, तुम सच में अनोखे आदमी हो। मैंने तुम्हें सजा देने के लिए बुलाया था, लेकिन बदले में मुझे कुछ ऐसा दे दिया जो किसी ने मुझे बरसों से नहीं दिया, सुकून की हंसी। बादशाह ने मुल्ला को इनाम में सोने की अशर्फियां दी और दरबार में ऐलान किया कि कोई भी इंसान गुस्से में सही फैसला नहीं ले सकता। लेकिन जैसे ही मुल्ला दरबार से बाहर निकले, एक रहस्यमयी व्यक्ति उनका इंतजार कर रहा था। वह नकाब पहने हुए था और उसके हाथ में एक सीलबंद चिट्ठी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मुल्ला, यह खत तुम्हारे लिए है। और यह किसी आम आदमी ने नहीं, खुद काजी साहब ने भेजा है। क्या इस खत में कोई नई मुसीबत थी? क्या मुल्ला किसी बड़ी साजिश का शिकार होने वाले थे? जाने के लिए देखिए अगली कहानी। दरबार से लौटने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे ही अपने घर पहुंचे, उन्होंने वह सील बंद खत खोला। मुल्ला, तुरंत काजी साहब के पास हाजिर हो। एक बहुत बड़ा मामला है जिसमें तुम्हारी चतुराई की जरूरत है। लेकिन सावधान रहना, यह सिर्फ एक मामूली केस नहीं, इसमें सोने की ईंट दांव पर लगी है। सोने की ईंट? मुल्ला के कान खड़े हो गए। किसी को सोना मिले और फिर भी मामला उलझा हुआ हो, ऐसा कैसे? मुल्ला जब काजी के पास पहुंचे तो वहां पहले से ही दो लोग झगड़ रहे थे। एक अमीर व्यापारी जिसकी पोशाक मखमल की थी और गहनों से लदी हुई थी। दूसरा आदमी एक गरीब मजदूर, फटेहाल कपड़ों में, आंखों में मासूमियत। काजी ने गहरी सांस ली और बोले, मुल्ला, ये मामला बहुत अजीब है। व्यापारी का दावा है कि यह सोने की ईंट उसकी है, लेकिन मजदूर कहता है कि उसने इसे खुद जमीन में दबा हुआ पाया था। अब फैसला तुम्हें करना है। मुल्ला ने सोने की ईंट को देखा।
यह चमचमाती हुई थी, भारी थी और उस पर एक अजीब सी मुहर थी। उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी और फिर मजदूर से पूछा, तुम्हें यह ईंट कहाँ मिली? मजदूर बोला, हुजूर, मैं खेत में हल चला रहा था कि अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराया। जब मैंने मिट्टी हटाई तो यह सोने की ईंट निकली। मुल्ला ने व्यापारी की तरफ देखा, और तुम कैसे कह सकते हो कि यह ईंट तुम्हारी है? व्यापारी अकड़कर बोला, मैंने 2 साल पहले यह सोने की ईंट खो दी थी। यह मेरी निशानी वाली है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए ईंट उठाई और बोले, ठीक है, अगर यह तुम्हारी है तो इसे अपने बाकी सोने के साथ रख दो। व्यापारी घबरा गया, बाकी सोना? कौन सा सोना? मुल्ला बोले, अगर तुम्हारे पास पहले से सोने की कई ईंटें थीं तो यही सही में तुम्हारी हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारे पास बाकी कोई सोना नहीं तो यह ईंट तुम्हारी नहीं हो सकती। व्यापारी बगले झांकने लगा। मुल्ला ने मजदूर से कहा, अगर तुमने यह ईंट जमीन से निकाली है तो यह तुम्हारी होनी चाहिए, लेकिन जरा सोचो, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब तुम आराम से सोते थे। अब तुम्हारे पास एक सोने की ईंट है और तुम्हारी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मजदूर सोच में पड़ गया। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मेरी सलाह मानो, इस ईंट को बेचकर उससे कुछ ऐसा बनाओ जो हमेशा तुम्हारे काम आए। मजदूर ने ईंट बेचकर उससे अपने लिए एक बैल और खेत खरीद लिया। अब वह पहले से ज्यादा खुशहाल था, लेकिन व्यापारी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में कहा, मुल्ला, तुम हमेशा गरीबों का साथ देते हो, लेकिन मैं यह बात बादशाह तक पहुंचाऊंगा। मुल्ला हंसे और बोले, सच बादशाह तक जरूर जाना चाहिए, लेकिन सच वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। जैसे ही मुल्ला बाहर निकले, एक सैनिक आया और बोला, बादशाह ने तुम्हें तुरंत बुलाया है, लेकिन इस बार तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। आखिर क्या हुआ था? क्या मुल्ला की सजा तय थी, या फिर उन्होंने बादशाह को फिर से हंसाया? जाने के लिए देखिए अगली कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चिरपरिचित चालाकी और मजाकिया अंदाज में काजी के दरबार से निकले ही थे कि एक सैनिक ने आकर ऐलान किया, मुल्ला, बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है कि तुम्हें तुरंत महल में पेश किया जाए। गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई। कहीं सोने की ईंट वाले फैसले की वजह से तो नहीं? हो सकता है बादशाह ने मुल्ला के खिलाफ कोई चाल चली हो। लेकिन मुल्ला हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, चलो देखते हैं इस बार कौन ज्यादा चालाक है, मैं या मेरी तकदीर। महल में पहुंचते ही मुल्ला ने देखा कि दरबारियों के चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा था। बादशाह गहरी सोच में बैठे थे और उनके सामने एक वजीर कोई राज की बात फुसफुसा रहा था। बादशाह ने मुल्ला को देखा और बोले, मुल्ला, सुना है कि तुम दुनिया के सबसे अक्लमंद आदमी हो। मुल्ला ने सिर झुका लिया, हुजूर, ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है? यह सरासर झूठ है। दरबार में हलचल मच गई। एक बुद्धिमान व्यक्ति खुद को मूर्ख क्यों साबित करना चाहेगा? बादशाह चौंक गए, तो क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम बेवकूफ हो? मुल्ला ने सिर हिलाया, बिल्कुल कर सकता हूँ जहांपनाह, और अगर मैं इसे साबित न कर सका तो आप जो चाहें सजा दे सकते हैं। बादशाह मुस्कुराए। उन्हें लगा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मुल्ला ने अपनी जेब से एक तांबे का सिक्का निकाला और बादशाह की ओर बढ़ाते हुए बोले, हुजूर, यह सिक्का लीजिए। बादशाह ने सिक्का लेकर देखा और बोले, इसमें क्या खास बात है? मुल्ला बोले, जहांपनाह, यह सिक्का असल में सोने का है। बादशाह हंस पड़े, मुल्ला, यह तो तांबे का है। मुल्ला जिद पर अड़ गए, नहीं, यह सोने का ही है। अब दरबारियों को समझ नहीं आ रहा था कि मुल्ला को क्या हो गया है। बादशाह ने चिढ़कर कहा,
अगर तुम इसे सोने का साबित नहीं कर सके तो तुम्हें मूर्ख घोषित कर दिया जाएगा। मुल्ला ने झट से कहा, बिल्कुल, और यही तो मैं साबित करना चाहता था। आपने खुद ही कहा कि मैं मूर्ख हूं, तो अब मैं दुनिया का सबसे अक्लमंद व्यक्ति कैसे हो सकता हूं? दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक ठहाके गूंज उठे। बादशाह हंसते हंसते कुर्सी से गिर पड़े। मुल्ला, तुम कमाल के आदमी हो। तुमने खुद को बेवकूफ साबित करने के लिए इतनी अक्लमंदी दिखाई कि कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। बादशाह ने खुश होकर मुल्ला को सोने की अशर्फियां इनाम में दी और कहा, अगर दुनिया में हर बेवकूफ तुम्हारी तरह हो तो समझदार लोगों की छुट्टी हो जाएगी। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जैसे ही मुल्ला महल से बाहर निकले, एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति उनका इंतजार कर रहा था। उसने धीरे से कहा, मुल्ला, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो एक गुत्थी सुलझाओ। एक आदमी के पास सिर्फ एक अंडा था, लेकिन उसने पूरे गांव को उससे खाना खिला दिया। यह कैसे मुमकिन है? क्या यह सिर्फ एक पहेली थी या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था? जाने के लिए देखिए अगली कहानी। बादशाह के दरबार से इनाम लेकर लौटते ही मुल्ला नसीरुद्दीन को एक अजीब बूढ़ा मिला। उसकी आंखों में गहरी समझदारी थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। बूढ़े ने धीरे से कहा, मुल्ला, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो यह गुत्थी सुलझाओ। एक आदमी के पास सिर्फ एक अंडा था, लेकिन उसने पूरे गांव को उससे खाना खिला दिया। यह कैसे मुमकिन है? मुल्ला ठिठक गए। एक अंडा और पूरा गांव, यह कैसे संभव है? गांव वालों ने सुना तो वे भी चौंक गए। क्या वह कोई जादूगर था या फिर कोई चालाक आदमी? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बूढ़े बाबा, अगर आप मुझे यह बता देंगे तो मजा नहीं आएगा। मैं खुद पता लगाऊंगा। बूढ़ा हंसा और बोला, अगर तुम सच में इस रहस्य को समझ गए तो तुम्हें इससे भी बड़ा राज मिलेगा। मुल्ला सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास गए और पूछा, बाबा, क्या आपने कभी सुना है कि कोई आदमी एक अंडे से पूरे गांव को खिला दे? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा, यह तो बहुत पुरानी बात है। हमारे गांव में एक बेहद गरीब आदमी रहता था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, बस एक अंडा था। लेकिन उसने ऐसी चाल चली कि पूरा गांव उससे खुश हो गया। कैसी चाल? मुल्ला ने उत्सुकता से पूछा। जाओ खुद पता लगाओ, बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। अब तो मुल्ला के दिमाग में हलचल मच गई। उन्होंने गांव के कई और लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी पूरी कहानी बताने को तैयार नहीं था। मुल्ला की अनोखी चाल। मुल्ला समझ गए कि उन्हें खुद इस रहस्य को समझना होगा। उन्होंने एक अंडा लिया और गांव के चौपाल में खड़े होकर ऐलान किया, आज मैं एक अंडे से पूरे गांव को खाना खिलाऊंगा। गांव वाले पहले तो हंसे, लेकिन फिर जिज्ञासा में घिर गए। मुल्ला ने एक बड़ा हंडा लिया, उसमें पानी डाला और उसे आग पर रख दिया। फिर उन्होंने वह अंडा उसमें डाला और धीरे धीरे हिलाते हुए बोले, यह कोई साधारण अंडा नहीं है। यह गांव का सबसे अनमोल अंडा है। लेकिन इसे पकाने के लिए हमें कुछ और चीजों की जरूरत होगी। गांव वालों ने पूछा, क्या चाहिए? मुल्ला बोले, थोड़ी थोड़ी सब्जी, थोड़ा नमक, थोड़ा मसाला, और अगर किसी के पास रोटी या चावल हो तो वह भी डाल सकते हैं। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर हर किसी ने अपने घर से थोड़ा थोड़ा सामान लाकर हंडे में डाल दिया। कुछ ही देर में वहां एक शानदार खिचड़ी बन गई। मुल्ला ने हंसी हंसी में कहा, देखा, एक अंडे से पूरा गांव खा रहा है। गांव वाले ठहाका मारकर हंस पड़े। तभी भीड़ में से वही बूढ़ा व्यक्ति सामने आया और बोला, मुल्ला, तुमने पहेली हल कर ली।
मुल्ला मुस्कुराए और बोले, सच बताओ बाबा, क्या वह गरीब आदमी भी यही करता था? बूढ़ा हंसा और बोला, बिल्कुल। और उसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। बस इतनी चतुराई से बात रखी कि लोग खुद उसकी मदद करने लगे। गांव वालों ने तालियां बजाईं। अब वे समझ गए थे कि साझा खुशी ही असली खुशी है। लेकिन अचानक बूढ़े ने मुल्ला के कान में फुसफुसाया, तुमने यह रहस्य तो सुलझा लिया, लेकिन क्या तुम चमत्कारी पानी की गुत्थी सुलझा सकते हो? चमत्कारी पानी? अब यह क्या नई मुसीबत थी? जानने के लिए देखिए अगली कहानी। बूढ़े की आखिरी पहेली। गांव वाले अभी भी खिचड़ी के मजे ले रहे थे कि वही रहस्यमयी बूढ़ा फिर से मुस्कुराया और मुल्ला के पास आया। मुल्ला, तुमने अंडे की गुत्थी हल कर ली, लेकिन क्या तुम चमत्कारी पानी की सच्चाई जान सकते हो? मुल्ला ठिठक गए, कैसा चमत्कारी पानी? बूढ़े ने धीरे से कहा, एक आदमी ने सिर्फ पानी से दूसरों को अमीर बना दिया, लेकिन खुद खाली हाथ रहा। गांव वालों ने सुना तो उनकी उत्सुकता बढ़ गई। क्या यह कोई जादू था या फिर कोई अनोखी चाल? मुल्ला ने ठहाका लगाया और बोले, अगर पानी ने दूसरों को अमीर बना दिया तो वह आदमी खुद गरीब क्यों रह गया? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया, बस एक खाली कटोरा दिया और कहा, अगर तुम इस कटोरे में असली चमत्कारी पानी भर सको तो तुम भी उसकी तरह अमीर बन जाओगे। मुल्ला ने कटोरा लिया, पास के कुएं से पानी भरा और गांव के चौपाल में खड़े होकर बोले, यह पानी कोई साधारण पानी नहीं, यह वही चमत्कारी पानी है। गांव वाले हैरान होकर बोले, कैसे? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यह वही पानी है जिससे तुमने अपने खेत सींचे, जिससे तुम्हारे घर चले, जिससे तुम्हारी प्यास बुझी। पानी ही असली चमत्कार है। गांव वाले कुछ देर चुप रहे, फिर जोरदार तालियां बज उठीं। बूढ़ा हंसते हुए बोला, मुल्ला, तुमने मेरी आखिरी गुत्थी भी हल कर ली। कहानी 6। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर के बाहर बैठे थे जब गांव का सबसे मशहूर झूठा आदमी हामफता हुआ उनके पास आया। उसका नाम था कासिम। मुल्ला, मेरी मदद करो, कासिम घबराया हुआ था। मुल्ला ने तिरछी नजरों से उसे देखा, बोलो, अब किस मुसीबत में फंस गए? कासिम ने इधर उधर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, मुझे बचाओ। गांव के लोग मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मुल्ला ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें झूठा कह रहे हैं? इसमें नया क्या है? लेकिन मुल्ला, इस बार मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया, कासिम ने कसमें खाते हुए कहा। मुल्ला मुस्कुराए, अच्छा, तो बताओ क्या हुआ? चालाकी का जाल। कासिम ने बताया कि गांव के एक व्यापारी ने उसे 50 सोने के सिक्के उधार दिए थे, लेकिन अब व्यापारी कह रहा था कि उसने 100 सिक्के दिए थे। मुल्ला, मैं सच कह रहा हूं, वह मुझसे बेईमानी कर रहा है। मुल्ला ने सिर खुजलाया, तो तुम कहना चाहते हो कि एक बेईमान आदमी खुद तुम्हें बेईमानी से फंसा रहा है? हाँ। मुल्ला हंस पड़े, यानी आज तुम अपनी ही चालाकी के जाल में फंस गए हो। मुल्ला का अनोखा न्याय। अगले दिन पूरा गांव मुल्ला की बैठक में जमा हुआ। व्यापारी ने कहा, मुल्ला, मैंने इसे 100 सिक्के दिए थे। कासिम चिल्लाया, झूठ, सिर्फ 50 सिक्के। मुल्ला ने आंखें बंद कीं और सोचने लगे। फिर धीरे से बोले, क्या कोई सबूत है? व्यापारी बोला, गवाह तो नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मैं सही हूं। मुल्ला ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुमने 100 सिक्के दिए तो हमें कासिम का भी दिल पूछना चाहिए कि उसने कितने लिए। सब चौंक गए। मुल्ला ने कासिम से पूछा, कासिम, तुम्हारा दिल क्या कहता है? कासिम ने झिझकते हुए कहा, मेरा दिल
मेरा दिल कहता है कि मैंने 50 ही लिए थे। मुल्ला ने ठंडी आवाज में कहा। तो फिर यह मामला अजीब हो गया। एक ही सौदा, दो अलग अलग गिनतियां। तो क्यों न हम इस सौदे का फैसला अल्लाह के हाथ में छोड़ दें? कैसे? दोनों ने एक साथ पूछा। मुल्ला ने एक सिक्का निकाला और बोले, यह सिक्का हवा में उछलेगा। अगर सिर की तरफ गिरा तो कासिम सही होगा, अगर पूंछ की तरफ तो व्यापारी। गांव वाले चौंक गए। लेकिन मुल्ला, यह कैसा न्याय है? मुल्ला मुस्कुराए, अगर दोनों में से कोई झूठा है तो अल्लाह चाहेगा कि उसे सजा मिले। हवा में सिक्का उछला। सबकी आंखें सिक्के पर जम गईं। लेकिन तभी एक आदमी भागता हुआ आया और चिल्लाया, मुल्ला, आपका घोड़ा कोई चुरा कर ले गया। मुल्ला का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने सिक्के को हाथ में दबाया और बोले, लगता है इस फैसले से पहले मुझे अपने घोड़े की असली कीमत चुकानी होगी। क्या मुल्ला का घोड़ा सच में चोरी हो गया? और क्या इस चोरी का कनेक्शन कासिम की बेईमानी से है? जानने के लिए देखिए अगली कहानी। जैसे ही मुल्ला नसीरुद्दीन न्याय का फैसला सुनाने ही वाले थे, तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, मुल्ला, आपका घोड़ा चोरी हो गया। पूरा गांव चौकन्ना हो गया। कासिम और व्यापारी की बहस वहीं रुक गई। मुल्ला धीरे से मुस्कुराए और बोले, घोड़ा चोरी हो गया या चोर खुद मुसीबत में फंस गया? गांव वालों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, चलो देखते हैं किसकी किस्मत खराब है, मेरा घोड़ा या वह जो उसे लेकर भागा। चोर की तलाश। गांव के लोग मुल्ला के साथ मिलकर घोड़े के पैरों के निशान देखने लगे। पैरों के निशान जंगल की ओर जाते थे। मुल्ला, चोर जंगल में भाग गया है, एक आदमी बोला। मुल्ला मुस्कुराए, नहीं, चोर भागा नहीं, बल्कि खुद मुसीबत में जा फंसा है। चलो देखते हैं। जब सब जंगल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा मुल्ला का घोड़ा वहीं खड़ा था, लेकिन चोर का कोई नामो निशान नहीं था। तो अजीब बात है। चोर घोड़े को लेकर आया, लेकिन खुद कहाँ गया? मुल्ला ने धीरे से घोड़े के कान में कुछ कहा और फिर उसकी पीठ थपथपाई। घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक, बचाओ, बचाओ, पेड़ों के पीछे से आवाज आई। जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो देखा कि एक आदमी गड्ढे में गिरा हुआ था और कीचड़ में फंसा हुआ था। घोड़े की असली कीमत। वह आदमी हक्का बक्का था। उसने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दो मुल्ला, मुझे नहीं पता था कि आपका घोड़ा इतना चालाक है। गांव वाले हंसने लगे। मुल्ला ने ठंडी आवाज में पूछा, क्या हुआ? चोर सिर झुकाकर बोला, मैं घोड़े पर चढ़ा ही था कि यह अजीब तरीके से चलने लगा। मैं घबराकर कूद पड़ा और सीधा इस गड्ढे में आ गिरा। मुल्ला ने सिर हिलाया, अच्छा, तो मेरा घोड़ा सिर्फ तेज ही नहीं, चालाक भी है। अब बताओ तुम्हें इसकी क्या कीमत चुकानी चाहिए? चोर रोते हुए बोला, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं। मुल्ला ने मुस्कुराकर घोड़े की लगाम पकड़ ली और बोले, कोई बात नहीं, कीमत तो मैं खुद तय करूंगा। लेकिन पहले यह बताओ, तुम्हें किसने कहा कि मेरा घोड़ा चुराओ? चोर सहम गया। मुल्ला की आंखें चमकीं, सच बताओ, वरना यह घोड़ा तुम्हें फिर से ऐसी जगह ले जाएगा जहां से बचना मुश्किल होगा। चोर ने घबराकर इधर-उधर देखा और फिर धीरे से फुसफुसाया, मुझे कासिम ने कहा था। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। मुल्ला मुस्कुराए, लगता है मेरे घोड़े की असली कीमत अब कासिम को चुकानी पड़ेगी। क्या कासिम सच में इस चोरी के पीछे था? और अगर हां तो मुल्ला उसे क्या सजा देंगे? जानने के लिए देखिए अगली कहानी। गांव वाले हैरान थे। कासिम, जिसने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मुल्ला के पास आया था,
अब एक चोर के बयान से घिर चुका था। कासिम, क्या यह सच है? मुल्ला ने गंभीर आवाज में पूछा। कासिम के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। नहीं मुल्ला, मैं तो खुद परेशानी में था, घोड़ा चुराने की कोई साजिश नहीं की। मुल्ला मुस्कुराए। अच्छा, तो फिर यह बताओ, अगर तुम निर्दोष हो तो यह चोर तुम्हारा नाम क्यों लेगा? गांव वाले फुसफुसाने लगे। कासिम हड़बड़ा गया, वह झूठ बोल रहा है। मुल्ला ने सिर हिलाया। तो फिर सच्चाई का एक और इम्तिहान ले लेते हैं। मुल्ला की अनोखी चाल। मुल्ला ने गांव के बीचों बीच एक ऊंचा मंच बनवाया और ऐलान किया, आज एक बड़ा राज खुलेगा। जो भी सच बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। गांव वाले जुटने लगे। कासिम भी डरते डरते वहां पहुंचा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अब एक खेल खेलते हैं। मैं और कासिम एक दूसरे से सवाल पूछेंगे और जिसे लगे कि सामने वाला झूठ बोल रहा है वह हाथ उठा सकता है। गांव वाले उत्साहित हो गए। मुल्ला ने पहला सवाल किया, कासिम, क्या तुम हमेशा सच बोलते हो? कासिम झट से बोला, बिल्कुल। गांव के सभी लोग हंस पड़े। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया क्योंकि सब जानते थे कि यह झूठ है। अब कासिम की बारी थी। उसने आंखें घुमाईं और बोला, मुल्ला, क्या तुम मुझे शक की नजर से नहीं देखते? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं। इस बार पूरा गांव एक साथ हंस पड़ा और सबने हाथ उठा दिए। कासिम समझ गया कि अब उसका बचना मुश्किल है। लेकिन उसकी आंखों में एक आखिरी चालाकी चमकी। ठीक है मुल्ला, अगर मैं दोषी हूं तो मेरी सजा क्या होगी? मुल्ला ने कहा, सजा तुम्हें खुद तय करनी होगी। तुम खुद के लिए क्या सही समझते हो? कासिम सोचने लगा। अगर वह हल्की सजा मांगता तो गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, और अगर सख्त सजा मांगता तो खुद ही फंस जाता। वह घबराकर बोला, मैं सोचकर बताऊंगा। मुल्ला हंसे, कोई बात नहीं। सोचो, पर याद रखना, जो खुद के लिए न्याय नहीं चुन सकता वह दूसरों के लिए भी न्याय नहीं मांग सकता। गांव वालों ने तालियां बजाईं। लेकिन कासिम की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि तभी एक और शख्स दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, मुल्ला, मेरे ऊंट के साथ कुछ अजीब हुआ है। मुल्ला मुस्कुराए, लगता है अब ऊंट भी कुछ कहना चाहता है। आखिर ऊंट के साथ क्या अजीब हुआ? और क्या यह मामला भी कासिम से जुड़ा है? जानने के लिए देखिए अगली कहानी। गांव के चौपाल में कासिम अपनी सजा पर सोच ही रहा था कि अचानक एक आदमी हांफता हुआ आया और चिल्लाया, मुल्ला, मेरा ऊंट बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुल्ला मुस्कुराए, अच्छा, क्या उसने किसी का घोड़ा चुरा लिया? गांव वाले हंस पड़े, लेकिन ऊंट का मालिक परेशान था। नहीं मुल्ला, बात गंभीर है। मेरा ऊंट कल रात तक सीधा था, लेकिन आज सुबह वह एकदम टेढ़ा हो गया। उसकी कमर टेढ़ी हो गई है, गर्दन एक तरफ झुकी हुई है, और जब चलता है तो ऐसा लगता है जैसे वह नाच रहा हो। गांव वालों ने कौतूहल से एक दूसरे को देखा। मुल्ला, यह ऊंट को क्या हो गया? मुल्ला ने ठंडी सांस ली, चलो देखते हैं। लेकिन पहले यह बताओ, ऊंट कल रात कहाँ था? ऊंट का मालिक बोला, कल रात यह कासिम के घर के पास बंधा था। गांव में हलचल मच गई। सबकी नजर कासिम पर गई। कासिम हड़बड़ा गया, मुल्ला, मैं इस ऊंट के टेढ़े होने से जुड़ा नहीं हूं। मुल्ला ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए, अच्छा, तो फिर यह ऊंट खुद ही रातों रात नाचने लगा। गांव वाले ऊंट को देखने कासिम के घर के पास पहुंचे। सच में ऊंट की हालत अजीब थी। उसकी कमर एक तरफ झुकी हुई थी और गर्दन टेढ़ी थी।
मुल्ला ने ऊंट के चारों तरफ घूमकर निरीक्षण किया और फिर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोले, इसका जवाब मुझे मिल गया। गांव वाले चौंक गए। क्या हुआ मुल्ला? मुल्ला ने गहरी आवाज में कहा, ऊंट अकेला नहीं था, इसके साथ रात में कुछ हुआ है। कासिम का चेहरा पीला पड़ गया। मुल्ला, मैं निर्दोष हूं। मुल्ला मुस्कुराए, अभी पता चल जाएगा। उन्होंने ऊंट के पैर देखे और बोले, इसका एक पैर जमीन में ज्यादा धंसा हुआ है, मतलब यह किसी गड्ढे में खड़ा रहा होगा। और कमर टेढ़ी क्यों है? क्योंकि यह एक तरफ ज्यादा झुका रहा। गांव वाले अब और उत्सुक हो गए। मुल्ला ने अपनी छड़ी से जमीन खुरची और बोले, जहां ऊंट बंधा था वहीं खुदाई करो। कुछ लोग फावड़ा लेकर खुदाई करने लगे और फिर जो निकला उसने सबको दंग कर दिया। मिट्टी के नीचे 50 सोने के सिक्के दबे थे। गांव वाले अवाक रह गए। मुल्ला हंसे, लगता है कासिम का ऊंट को गलत जगह बांधना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कासिम अब पूरी तरह घिर चुका था। मुल्ला ने कहा, कासिम, तुम्हें याद है, तुम्हारा कहना था कि व्यापारी झूठ बोल रहा था और उसने 50 सिक्के नहीं बल्कि 100 मांगे थे। अब मेरे सवाल का जवाब दो, क्या ये वही 50 सिक्के हैं जो तुम्हारे पास थे? कासिम बुरी तरह फंस चुका था। वह हकलाया, नहीं, ये तो किसी और के हैं। मुल्ला ने ठहाका लगाया, अगर ये किसी और के हैं तो तुम इन्हें जमीन में क्यों छुपा रहे थे? गांव वालों को अब पूरा सच समझ में आ चुका था। कासिम ने व्यापारी से सच में 100 सिक्के लिए थे, लेकिन 50 उसने खुद ही छुपा दिए थे और फिर झूठ बोलकर बचने की कोशिश की। पर उसे क्या पता था कि ऊंट का झुकना ही उसकी चालाकी का भांडा फोड़ देगा। गांव के पंचों ने फैसला सुनाया कि कासिम को उसके झूठ की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तभी एक और अजीब घटना घटी। मुल्ला ने कासिम के घर की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर सिक्के यहाँ छुपाए गए थे तो यह काम सिर्फ कासिम का नहीं हो सकता, कोई और भी इसके साथ मिला हुआ था। गांव वाले चौंक गए, तो फिर असली गुनहगार कौन है? मुल्ला धीरे से मुस्कुराए, इसका जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम अगले राज से पर्दा उठाएंगे। और तभी एक और आदमी हड़बड़ाते हुए आया और चिल्लाया, मुल्ला, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा घर अपने आप गायब हो रहा है। गांव वाले हैरान रह गए। घर कैसे गायब हो सकता है? क्या यह कोई नई साजिश थी? क्या सच में घर गायब हो रहा था? और क्या यह भी कासिम की चाल थी? जानने के लिए देखिए अगली कहानी। गांव में एक अजीब हलचल मची हुई थी। कोई कह रहा था कि घर खुद ही गायब हो रहा है, तो कोई कह रहा था कि यह किसी की नई चाल है। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन बस मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है। वह आदमी जिसने अपना घर गायब होने की शिकायत की थी, कांपते हुए बोला, मुल्ला, सुबह जब मैं उठा तो देखा कि मेरे घर की दीवारें हल्की हल्की झुक रही हैं। कुछ हिस्से जमीन में धंस चुके हैं। गांव वाले आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या यह किसी की चाल थी या फिर सच में कोई जादू हो रहा था? मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, चलो पहले देखते हैं कि घर सच में गायब हो रहा है या फिर किसी के लालच में बह जाने की वजह से यह हाल हुआ है। जब मुल्ला और गांव वाले उस आदमी के घर पहुंचे तो देखा कि सच में उसकी दीवारें झुक रही थीं और कुछ हिस्से नीचे धंस चुके थे। लेकिन मुल्ला ने चारों ओर ध्यान से देखा और फिर जमीन पर अपना कान लगा दिया। कुछ देर बाद वह मुस्कुराए और बोले, सही कह रहे थे, यह घर सच में गायब हो रहा है। लेकिन कारण कोई जादू नहीं बल्कि चोरी है। गांव वाले चौंक गए, चोरी?
पर घर कैसे चोरी हो सकता है? मुल्ला ने इशारा किया, क्योंकि घर के नीचे की मिट्टी खुद ही चोरी की जा रही है। गांव के कुछ लोग जल्दी से फावड़े लेकर खुदाई करने लगे। थोड़ी ही देर में सच्चाई सबके सामने थी। घर के नीचे एक बड़ा सुरंग खोदा जा चुका था और यह सुरंग सीधी कासिम के घर तक जा रही थी। मुल्ला ठहाका लगाकर हंसे, तो यह थी तुम्हारी आखिरी चाल कासिम। कासिम बुरी तरह फंस चुका था। उसने अपनी गलती मान ली और कहा, मुल्ला, मैं लालच में आ गया था। मैंने सोचा कि धीरे धीरे इस घर की मिट्टी खोदकर अपने घर में मिला लूंगा ताकि मेरा घर बड़ा हो जाए। गांव वाले उसकी मूर्खता पर हंस पड़े। मुल्ला ने कासिम को देखा और मुस्कुराकर बोले, अब बताओ, अपनी सजा खुद तय करोगे या फिर इस बार भी मैं करूं? कासिम सिर झुकाकर बोला, मुझे अपने लालच का सबक मिल गया। मैं अपनी गलती मानता हूं और गांव की भलाई के लिए काम करने का वचन देता हूं। मुल्ला ने सिर हिलाया, अच्छा, तो फिर गांव के सभी गरीबों के लिए एक कुआं खुदवाओ ताकि तुम्हारी खोदी हुई मिट्टी किसी के काम आ सके। गांव वालों ने तालियां बजाईं और हंसी खुशी वहां से चले गए। शाम को जब मुल्ला अपने घोड़े के पास बैठे थे तो एक गांव वाला उनके पास आया और बोला, मुल्ला, आपने फिर से एक चालाक आदमी को सबक सिखा दिया। मुल्ला मुस्कुराए, चालाकी से भी बड़ी चीज होती है समझदारी, और सबसे बड़ी सजा किसी को उसकी ही गलती का एहसास करा देना है।